IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी। 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है IBN 7 के लिए एक्सिस APM के एग्जिट पोल की। जी हां, किसकी सरकार बनेगी? झारखंड में हमने साफ बताया कि बीजेपी बड़ी आसानी से वहां सरकार बना रही है, लेकिन अब बारी है जम्मू कश्मीर के तरफ ध्यान खींचने की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मिशन 44+ पूरा हो पाएगा क्या? क्या बीजेपी को हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त झारखंड का इस वक्त इलेक्शन लाइव ब्रेकिंग न्यूज। हमारा सर्वे कहता है कि JVM को 12 से 16 सीटें मिलेंगी। कुल सीटें जो है झारखंड से जुड़ी हुई वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस की स्थिति बुरी होने वाली है, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी? क्या यहां भी नरेंद्र मोदी के नाम का चमत्कार होगा? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार की वापसी होगी, या महबूबा मुफ्ती की PDP इस बार कमाल करने वाली है? जम्मू कश्मीर की एक एक सीट यानी सभी 87 सीटों का परिणाम अगले 1 घंटे में आप हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर और साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक एक व्यक्ति का भविष्य बताएगा IBN 7 और एक्सिस APM का ये सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। झारखंड में पूरे आसार, हो सकता है मोदी चमत्कार। बीजेपी को मिल सकता है बहुमत, जीत सकती है 37 से 43 सीटें। मरांडी और सोरेन का डिब्बा गोल। IBN 7 के लिए एक्सिस APM का एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ेगी मोदी लहर, या सर्द मौसम दे सकता है त्रिशंकु जनादेश। थोड़ी देर में IBN 7 पर राज्य का चुनावी भाग्य का परिणाम, एग्जिट पोल के नतीजे। फाइनल से पहले ISL की हुई शानदार क्लोजिंग सेरेमनी। फाइनल में आज मुंबई में टकरा रही है सचिन और सौरभ की टीमें। केरल और कोलकाता के बीच दमदार मुकाबला चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी हार से धरा रह गया टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। ब्रिस्बेन में कंगारुओं ने दी टीम इंडिया को 4 विकेट से मात। 15 साल में पहली बार भारत की टेस्ट मैचों में लगातार 5वीं हार। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। पसंद नहीं तो कानून करो। देश भर में धर्मांतरण पर मचे बवाल के बीच बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जारी रहेगी भूले भटकों की घर वापसी, जल्द बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। जबरन धर्मांतरण को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ठहराया गलत। गोडसे की मूर्ति विवाद पर बोले शाह, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। क्या कश्मीर घाटी में खिलेगा बीजेपी का कमल, या फिर चलेगा उमर अब्दुल्ला का हल? क्या महबूबा मुफ्ती की कलम लिखेगी नई इबारत? क्या कांग्रेस दिखा पाएगी कुछ कमाल? जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर थम गया मतदान। सूबे की जनता ने चुन लिया है अपना हुक्मरान। PM मोदी के वादे जीत पाएंगे घाटी की जनता का दिल। कश्मीर का भी दुनिया में जय जयकार करना है तो कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाएंगे। या उमर अब्दुल्ला काम के दम पर दोबारा करेंगे जीत हासिल। We are hopeful that these results will surprise people. महबूबा की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का होगा असर, या राहुल सोनिया लगा पाएंगे कांग्रेस की नैया पार? केंद्र में भाजपा की सरकार है तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई
कोई लेना देना नहीं है। 23 दिसंबर को नतीजों से पहले IBN 7 पर देखिए जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन विश्लेषण, जम्मू कश्मीर की 87 सीटों का पूरा लेखा जोखा, किस सीट पर कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार। देखिए एक्सिस और APM एग्जिट पोल। तो अब बारी है जम्मू कश्मीर की। झारखंड के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हमें आपने दिखाए। अब बारी है जम्मू कश्मीर की 87 सीटों का हाल आपको बताने की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें हैं। दो खास पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, जो कि लोकल पार्टियां जिसको कहा जाए उस राज्य की पार्टियां हैं। लेकिन कांग्रेस और BJP जो दूसरी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका भी बहुत अहम रोल है। बहुत जरूरी है उनके बारे में आपको जान लेना कि राष्ट्रीय परिणाम क्या कहते हैं। मैं अब दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या कहता है हमारे यहाँ का वोट शेयर, किस तरीके से परिणाम आने वाले हैं, ये आपके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं वो साफ कहते हैं इस वोट शेयर के हिसाब से 28% वोट के साथ PDP सबसे बड़ी पार्टी है। 23% के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पर खिसक गई है। BJP जो कि बहुत अच्छा करने का सपना देख रही थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी है 20% वोट के साथ। कांग्रेस के खाते में 17% है, अदर्स के खाते में 9% है। यानी BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभर रही है, पहली बात तो। और दूसरी बात, लेकिन BJP के लिए ये 20% वोट पाना भी एक बड़ा पॉजिटिव मूव है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे उस राज्य में जहां पर BJP बहुत कम सीटें पाती है। लेकिन सबसे बड़ी गेनर के तौर पर उभरी है PDP, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और लूजर के तौर पर है सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को इन जगह पर भी इस बार भी झेलना पड़ रहा है। अब बात करूंगा मैं सीट्स की। ये वोट्स अगर तब्दील हो तो किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, ध्यान से देखिएगा इन सीटों को। PDP के खाते में 36 से 41 सीटें, BJP के खाते में 16 से 22 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट परसेंटेज में बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटों के मामले में काफी पिछड़ गई है, 9 से 13 सीटें। कांग्रेस को भी 9 से 13 सीटें, अदर्स के खाते में 7 से 9 सीटें। कुल मिलाकर BJP अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन कर रही है। वहीं PDP सत्ता के सबसे नजदीक है, 87 का कुल विधानसभा है, और उस 87 में से BJP के खाते में अगर 41 सीटें आती है, अगर एक्सिस APM का एक एक सीट पर किया गया ये सर्वे सटीक बैठता है, तो आप मान के चलिए कि 41 से 44 होने में, जो कि मिड में मार्क है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अदर्स भी हैं 7 से 9 के नंबर में। और BJP की तारीफ तो मुफ्ती सईद साहब पहले ही कर चुके हैं नरेंद्र मोदी की। तो ऐसे में अगर BJP के साथ भी वो हाथ मिलाते हैं और BJP उनके साथ गठबंधन करती है, तो एक और सरकार की तरफ, एक नई तरह की सरकार की ओर जम्मू कश्मीर का राज्य आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर PDP को नंबर 1 पार्टी के तौर पर दिखाती है और BJP को नंबर 2 पार्टी के तौर पर एक्सिस APM का सर्वे दिखाता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे एग्जिट पोल की कि PDP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 36 से 41 सीटों का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। BJP दूसरे नंबर की पार्टी है, 16 से 22 सीटों के साथ BJP को मिल रही है। और तीसरे नंबर पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, जो 9 से 13 सीटें हैं, और कांग्रेस को 9 से 13 सीटें ही मिल रही हैं। वो चौथे नंबर पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका वोट शेयर काफी कम हो रहा है। अदर्स के खाते में 7 से 9 सीटें हैं। एक बार हम विश्लेषण पे जाएं, चर्चा पे जाएं कि क्यों नतीजे पहुंचे। मैं 1-2 चीजें अंडरलाइन करना जरूर चाहूंगा। 87 सीटें हैं, 87 की 87 सीटों पर हमारे एक्सिस APM के लोग गए और एक एक सीट पे जाके सर्वे किया। इसीलिए आप अपने स्क्रीन पर पूरी 87 सीटों के नतीजे देख पा रहे हैं। हम आपको अब मैथडोलॉजी बताते हैं कि प्रक्रिया क्या रही, कैसे हमने इस सर्वे को और एक्सिस APM ने अंजाम दिया। एक्सिस APM ने
जम्मू कश्मीर के हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर रायशुमारी की है। 200 से ज्यादा मतदाताओं की राय ली गई है हर विधानसभा क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के लिए में से 200 का अगर आंकड़ा मान के चले तो करीब 17,400 का सैंपल सर्वे है। हमारी सर्वे टीम हर चरण के बाद, यानी जो 5 चरण में मतदान हुआ, पांचों चरण के मतदाताओं के बाद मतदाताओं के बीच पहुंची है और वैज्ञानिक आधार पर एक क्वेश्चन उनको दिया गया जिसमें पार्टी के चुनाव सिंबल भी थे कि आपने किस सिंबल पर वोट दिया। उनकी जो राय आई उसके बिना पर इस नतीजों का विश्लेषण किया गया और उसके बाद हम आपको ये भी साफ कर दें कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, किस समाज के लोग हैं, किस तबके के लोग हैं, उनकी आय कितनी है, उस हिसाब से ही इन 200 लोगों का चुनाव किया गया था। हर उम्र के मतदाताओं के से बात करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बिल्कुल ठीक प्रोफाइल था। लगभग उसी प्रोफाइल से एक्सिस एपीएम ने इन आंकड़ों को इकट्ठा किया। और हम आपको बता दें कि आज जब 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ तो यह अपने आप में एक अजूबा था कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में 5 चरणों में हुए मतदान में मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो पूरी तरीके से इस कामयाब रहा है लोगों तक चुनावों की इस प्रक्रिया को ले जाने में। चुनाव आयुक्त ने आज शाम को ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते 25 सालों में यह ऐतिहासिक चुनाव है क्योंकि इतना रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। As far as Jammu and Kashmir is concerned, we have so far estimated a total voter turnout in the entire state to be around 65%. This has been a historic turnout in the current elections, unprecedented and totally peaceful, participative and participation with great enthusiasm. तो यहां पर साफ कर दें, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बीजेपी नंबर 2 पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 3 पे जा रही है। हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब हैं, बीजेपी की तरफ से उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडीपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता जफर मनहास साहब मेरे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, माफ करिएगा, कुछ देर में हमारे साथ होंगे जफर मनहास। बीजेपी की नेता हिना भट्ट भी हमारे साथ होगी जो खुद अमीरा कदल से चुनाव लड़ रही थी। हिना भट्ट हमारे साथ है। एक्सिस एपीएम जो हमारी सर्वे एजेंसी है उसके एमडी प्रदीप कुमार हमारे साथ मुंबई से, प्रदीप कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले एक क्विक कमेंट लूंगा मैं प्रदीप कुमार गुप्ता जी का, जिनकी कंपनी ने यह सर्वे किया एक्सिस एपीएम ने। मैं एक बार वही सवाल पूछूंगा, क्या मेथड रहा और इस मेथड के पीछे की साइंटिफिक रीजनिंग क्या है प्रदीप जी? जैसे कि आपने बताया अपने दर्शकों को कि हर एक सीट के ऊपर रायशुमारी की गई है और एक विशेष प्रश्नावली थी जिसमें हर पार्टी के चुनाव चिन्ह अंकित हैं और हम 2 चरणों में इसको इंटरव्यू करते हैं। एक चरण में सारी डेमोग्राफिक, उनका नाम, पता, जाति, ग्रामीण, शहरी वगैरह वगैरह, और दूसरे चरण में हम 3 विषयों के तहत मन की बात जानते हैं मतदाताओं से। एक है आकलन, एक है उम्मीद और एक है उपयुक्त। आकलन की पिछली सरकार, पिछले कैंडिडेट को उन्होंने जो मतदान किया था उसमें वो कितने खरे उतरे, सरकार ने कितना अच्छा काम किया। दूसरा, उनकी उम्मीद आगे भविष्य में क्या है, फ्यूचर में क्या है, और उसके लिए वो किसको अपना उपयुक्त कैंडिडेट या पार्टी मानते हैं। इन तीनों विषयों पे उनसे चर्चा करने के बाद उनके समक्ष चिन्ह रखे जाते हैं। हम ये मानते हैं कि चिन्ह ही वो असल में दबाता है मतदाता जाके वोटिंग मशीन के ऊपर। तो जो भी नेता गदावर हैं वगैरह वगैरह, जिनकी अपनी पर्सनालिटी है, अच्छा काम किया, पार्टी किया, जब तक वो मतदाता के मन में चिन्ह के थ्रू ट्रांसफर ना हो, तब तक उसके कोई मायने नहीं है। एक चीज और बताइए गुप्ता जी, इसके पहले कि हम अपने पैनल पे जाएं। अमूमन ये देखा गया है कि एग्जिट पोल एक सीट पे जाके नहीं किया जाता है। मोटे तौर पर ये मान लिया जाता है कि ए सीट का अगर किया तो ए के सीट के आसपास की सीटें भी उस प्रभाव के उसका असर दिखाई देगा। आप जब एक सीट पे जाते हैं तो क्या आप ये पाते हैं
कि अगल बगल की सीटें आपस में एक दूसरे से भिन्न होती हैं परिणामों के नजर से? बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि हर चुनाव में पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट की अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपने अच्छे बुरे कामों का लेखा जोखा हर एक कंसिस्टेंसी में अलग अलग होता है। बाजू की कंसिस्टेंसी में आप पाएंगे जमीन आसमान का बिल्कुल विपरीत वो पाएंगे आप रिजल्ट। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको जनरलाइज ना किया जाए। रही बात एक एक सीट पे क्यों नहीं करते हैं, इसका मेन कारण है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, गांव में बसता है, वहां तक पहुंच पाना, जा पाना कम समय में, और उसके साथ साथ अर्थ भी काफी लगता है, काफी पैसा खर्च होता है, समय लगता है, इतना आसान नहीं है। बट हम किसी शॉर्टकट में ना जाते हुए कोशिश करते हैं कि पूरा के पूरी सीटों पर जाया जाए और वहां की रायशुमारी की जाए और वहां के डायनामिक्स को समझा जाए और उसके बेसिस पे परिणाम। चलिए प्रदीप जी, हम आपको बधाई देते हैं इस एग्जैक्ट एग्जिट पोल के लिए। लेकिन अब बात करेंगे पैनलिस्ट के पास। मैं तमाम पैनलिस्ट के पास जाऊं उसके पहले हम आपको बता दें, हिना भट्ट हमारे साथ है और हमारा एक्सिस का जो एपीएम का जो एग्जिट पोल है वो कहता है, हिना जी अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, आपके हारने की आशंका है। जी, झटका लगता है आपको सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप मान रही हैं हार रही हैं? 23 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जी जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, वैली में आपकी पार्टी जिसने इस बार खूब लोगों को मौका दिया है, चुनाव लड़ाया पुरजोर तरीके से बीजेपी ने, वैली में आपके हिसाब से क्या आंकड़ा आएगा पार्टी का? देखिए, एक महीने के अंदर पार्टी का इतना यहाँ पे पैर जमा लेना, कैंडिडेट चुनना एंड एकदम फ्लड के बाद इलेक्शन का डिक्लेयर होना और फिर कार्यकर्ताओं का काम करना, कैंडिडेट्स का काम करना, ये कोई आसान बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप उनको इतना भी मकाम दे रहे हैं आपके एग्जिट पोल के हिसाब से, पीडीपी इतने सालों से यहाँ पे पार्टी अपना पैर जमा रही थी और आज एनसी की इनकम्बेंसी की वजह से इतना कुछ आगे जा रही हैं, तो ये तो हमारे एक महीने की मेहनत की नतीजे हैं जो आप बता रहे हैं और हमें अभी 23 तक बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या ये लगता है हिना जी कि अगर ये एक महीने का बदले आपको और ज्यादा वक्त मिला होता, 6 महीने 8 महीने, बीजेपी की प्लानिंग अगर और अच्छी होती, एग्जीक्यूशन उससे बढ़िया हो सकता था? जी डेफिनेटली, वक्त तो बहुत कम मिला है, ये आप लोगों को भी पता है कि एक महीने के अंदर कैंडिडेट चुनना, फिर कैंडिडेट्स की तैयारी करना, कैंपेन एकदम आ गया, ये सब, तो फिर भी हम बहुत काम कर चुके हैं, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज तक जो बीजेपी बिल्कुल वैली में इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, बीजेपी का कैंपेन यहाँ चला, अमित शाह जी आए, मोदी जी आए, तो ये एक हिसाब से हमारी जीत ही है। चाहे अगर हमारी सीटें ना निकली, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है कि हम कश्मीर में लड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप रहिए मेरे साथ पार्टी के ऑफिशियल शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं, पार्टी के आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता नेता। शाहनवाज जी, नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है ये, क्या चमत्कार नहीं हो पाया, ये कैसे देखेंगे आप? देखिए, चमत्कार तो यही है कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट देने निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी जो वैली में पहली बार इतनी ताकत से लड़ी है और नतीजे आएंगे। मैं आपके कोई एग्जिट पोल को कांग्रेस की तरह खारिज नहीं करता, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर लगाता हूं कि जो आप दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि कई सीट ऐसी है जो आप सिंपल है, आपका छोटा है, और कई सीट कांटे की सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी और लद्दाख रीजन में, तीनों में अच्छा करेगी। खुद हमने पहले से कैंपेन में करता रहा हूं, लेकिन इस बार जिस तरह का उत्साह, भीड़ मैंने वहां देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जो आपके एग्जिट पोल हैं इससे अच्छा परफॉर्मेंस देगी। जी, राशिद अल्वी साहब, हालांकि कांग्रेस औपचारिक तौर पर एग्जिट पोल से बचती है, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है? हर जगह पर, हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब हुआ,
हमने हमारा महाराष्ट्र देखा, हमने हरियाणा देखा, वहां तो सबके सामने है नतीजे। अब जम्मू कश्मीर में भी करीब 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर देश की जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ सच हर तरीके की बातें जनता के बीच में कहीं, और बहुत माफ़ी के साथ कहूँगा आपसे, आप सब लोगों ने बीजेपी का खूब प्रोपेगेंडा किया और देश के लोगों को गुमराह किया। उसका ये नतीजा रहा। कश्मीर के अंदर भी राजनाथ सिंह जी जब कश्मीर में थे, मैं भी वहाँ कैंपेन में था। जम्मू के अंदर वो 370 की बात करते थे, वैली में जाके वो कहते थे कि 370 बगैर कश्मीरी लोगों के मशवरे के हम नहीं करेंगे। तो आप सोचिए, देश का होम मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी का फार्मर प्रेसिडेंट जम्मू में कुछ और बोलता है, कश्मीर के अंदर कुछ और बोलता है। तो इस तरीके से अगर लोगों को गुमराह किया जाएगा तो वक्ती तौर पर उसके नतीजे खराब निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। आपकी मेहनत है, हम इसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जी बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, वहां के अखबारात, आपके भारतीय जनता पार्टी की एक मोहतरमा आपके साथ बैठी हैं, इनसे आप पूछिए कि राजनाथ सिंह जी ने क्या बयान दिए थे, तो अलग-अलग जगह अलग-अलग हिना भट्ट दे रहे हैं। हिना जी, आरएसएस के चीफ कह रहे हैं घर वापस जाऊंगा आपके पास। मैं राशिद भाई के अध्यक्ष कह रहे हैं, राशिद भाई हिना भट्ट से बात कर लेते हैं। हिना जी, ये बीजेपी के अंदर क्या डिलेमा है आर्टिकल 370 को लेके? क्योंकि जम्मू में आपकी बिल्कुल ऑपोजिट लाइन है और वैली में बिल्कुल उसके ऑपोजिट। देखिए, ये जो आर्टिकल 370 का मुद्दा इलेक्शन से पहले हम बीजेपी ने उठाया, तो पहले भी मैं बहुत ही प्राउड हूं कि मैं बीजेपी में हूं कि ऐसे मुद्दे हमारी हिम्मत है इलेक्शन से पहले उठाने की। और आर्टिकल 370 को लेके जो इन पार्टियों ने उछाला है, हमारा सिंपल मुद्दा था कि आर्टिकल 370 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हर एक व्यक्ति की पार्टी में अपनी अपनी राय है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही राय थी कि डिबेट हो, एक मशवरा हो, डिस्कशन हो इसको लेके। लेकिन बाकी पार्टीज ने उसको लेके इतना उछाला है कि उनकी आज तक तो खुद हिम्मत नहीं होती थी इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाने की। तो अगर कोई हिम्मत करता है तो 370 को लेके उनके मन में कोई शंका है ही नहीं। बाकी पार्टियों की लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। 370 को लेकर बीजेपी एक लाइन लेना चाहती है, पर वो वैली में आके फंस जाती है क्योंकि हिम्मत नहीं है। नहीं जी, शंका है नहीं, हिम्मत नहीं है आर्टिकल 370 को कश्मीर में बात करने की। अगर हम खुद आके आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं। जो हम इलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं, हम वही इलेक्शन के बाद भी बात करेंगे। जफर मनास मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले जफर मनास जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के, मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जफर साहब शुक्रिया। और हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि आपकी पार्टी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 36 से 41 सीटें आ रही हैं आपकी। पहली बात तो बधाई, और दूसरी बात आर्टिकल 370 को लेकर आपकी पार्टी में हिम्मत नहीं है खुलकर बात करने की। हिना भट्ट का कहना है। जी, मैं पूरी तरह आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, कट गया फिर से। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, आप आ रही है। आप सवाल दोहराइएगा प्लीज। सवाल बहुत सिंपल सा है। हिना भट्ट कहती हैं कि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में आर्टिकल 370 पर खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं है। मैं हैरान, वो जो भी चाहें कहें, वो अपनी बात कहने का उनको हक है, लेकिन आप वो अपनी हिम्मत की जो बात करती हैं वो करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा इस मामले में जो स्टैंड है वो क्लियर कट है, और इस बारे में हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुके हैं कि 370 जो है वो यहाँ जो हमारा जो रिलेशन है स्टेट सेंटर का, उसका बैकबोन है, उसको कोई भी न हटा सकता है, न छेड़खानी कर सकता है। ये महज एक रिटारिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि 370 नहीं हट सकता। राशिद अलवी साहब, कांग्रेस पार्टी की 370 पर भी यही राय है जी कि 370 को नहीं हटाना है? देखिए 370 तो अगर 370
बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की राय ही नहीं है। 370 अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। और यहां मैं एक बात और कहूंगा, बीजेपी के लोग खास तौर से ये बात भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 370 के साथ साथ 371 भी है। तमाम नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस हासिल है। नागालैंड को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो वहां अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 370 की बात करती है। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि वो गुमराह करते हैं। शाहनवाज जी, दिल्ली में 370 के बारे में राशिद एक रिएक्शन लेता हूं शाहनवाज जी का, फिर ब्रेक पे जाना है। कुछ और शाहनवाज जी, जम्मू में कुछ और राय। शाहनवाज जी, यही कहीं डिलेमा तो पार्टी को नंबर 1 बनने से नहीं रोक रहा है? देखिए, हमारी जो राय है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की राय के बारे में इस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। ये सब को मालूम है हमारी राय क्या है। और राशिद अलवी साहब को जम्मू में कुछ और सुनाई देता है और श्रीनगर में कुछ और सुनाई देता है। ये सही है कि हम लोग जो चुनाव इस बार लड़े हैं वो चुनाव हम वहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़े हैं। 370 से क्या फायदा हुआ नुकसान हुआ अलग से एक डिबेट रख लीजिए। अभी तो सवाल है कि आज जो एग्जिट पोल आपका आ रहा है उन पर आपने हमें बुलाया है और इस पर भारतीय जनता पार्टी की राय न बदली है। भारतीय जनता पार्टी की जो राय है वो सबको मालूम है। हमने जो सेंट्रल का भी चुनाव लड़ा, एक पेज पूरा कश्मीर पे ही लिखा है और वही पार्टी की राय है। चलिए, मैं इस वक्त एक ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले हम ये जरूर बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी सीट भदरवा से चुनाव हार सकते हैं, ऐसा हमारे एग्जिट पोल का कहना है। हिना शफी भट्ट जो कि अमीरा कदल से चुनाव लड़ रही हैं, इस वक्त हमारे साथ पैनल पे मौजूद भी हैं, उनके भी चुनाव हारने की आशंका है। वैली में अगर कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है तो वो है पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी। उससे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ उनके प्रवक्ता जफर मनाज साहब भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की। एक्सिस एपीएम का एग्जिट पोल है, क्या कह रहा है हम आपको एक बार फिर से, जो लोग अभी अभी अपने टीवी स्क्रीन के साथ जुड़े हैं, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के आंकड़े किस तरीके से एग्जिट पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं। एक एक सीट पे जाके, पूरी की पूरी 87 सीट पे जाके हमारे लोगों ने बात की। उसका सैंपल साइज 17,000 से ज्यादा लोगों का है। वोट परसेंटेज की बात की जाए तो पीडीपी के खाते में 28% वोट आ रहे हैं, बीजेपी को 20%, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23%, कांग्रेस को 17%, अदर्स को 9%। वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो पीडीपी को 28% वोट के साथ 36 से 41 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 20% वोट के साथ 16 से 22 सीटें मिल रही हैं, एनसी को 23% वोट तो ज्यादा है लेकिन सीटें 9 से 13 ही हैं, कांग्रेस को 17% सीटें हैं, 17% वोट हैं और सीटें 9 से 13 हैं, माफ करिएगा, और अदर्स के खाते में 9% वोट हैं और 7 से 9 सीटें ही हैं। अब अगर इसको कंपैरिजन किया जाए पिछली या निवर्तमान विधानसभा से, जो 6 साल पहले वहां पर चुनाव हुए थे, वो आंकड़े आपको दिखाते हैं, उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। वोट परसेंटेज में पीडीपी को पिछली बार 15% वोट थे जो बढ़कर 28% हो रहे हैं, बीजेपी को 12% वोट थे जो बढ़कर 20% हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वोट परसेंटेज को कामयाब रख पा रही है, 23 का 23 है, लेकिन सीटें सिग्निफिकेंटली कम हो रही हैं। कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, 18 से 17, केवल 1% का नुकसान है। लेकिन अदर्स को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, 32 से घटकर 23। अब हम बात करते हैं सीट्स की। अगर इस दो विधानसभाओं की सीटों का कंपैरिजन किया जाए तो पिछली विधानसभा जो अभी है निवर्तमान, उसमें 21 सीटें थी पीडीपी की और पीडीपी को मिल रही है 36 से 41। बीजेपी की 11 सीटें थी, 16 से 22 हो रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 28 सीटें थी, 9 से 13 हो रही हैं, कांग्रेस की 17 सीटें थी, घटकर 9 से 13 हो रही हैं, अदर्स की 10 सीटें थी, घटकर 7 से 9 हो रही हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही अपना वोट शेयर बचाने में कामयाब रह रही हो, लेकिन 17 सीटों का नुकसान उसको हो रहा है।
और शायद यही वजह है कि जब हम की कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 में से 1 सीट पर चुनाव हारते हुए दिखाई देते हैं। अब हम आपको कुछ की कैंडिडेट्स की सीट्स भी दिखाते हैं, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि एक एक सीट का नतीजा लिया है। उमर अब्दुल्ला बीरवा से चुनाव हारने की उनकी आशंका है। उमर अब्दुल्ला दूसरी सीट से भी चुनाव लड़े थे, सोनावर से, वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा नीचे के आप जो 3 नाम देख रहे हैं वो बाकी कैंडिडेट्स के नाम भी चल रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अपनी सीट अनंतनाग की जीत रहे हैं, ऐसा कि हमारा पोल कहता है। अगले कैंडिडेट हिना शफी भट्ट, बीजेपी की एक और कैंडिडेट, अमीरा कदल से चुनाव हारने की इनकी आशंका है। पेशे से डेंटिस्ट है, डॉक्टर है। सैफुद्दीन सोज साहब के बेटे सलमान सोज कांग्रेस के नेता बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव इनके हारने की आशंका है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। सज्जाद लोन ये भी चुनाव जीत सकते हैं, हंडवारा से। बड़ा उलटफेर होगा, पहली बार कोई सेपरेटिस्ट चुनाव जीतकर मेन लाइन में शामिल हो सकता है। राठेर साहब, अब्दुल रहीम राठेर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और बड़े नेता, चरारे शरीफ से चुनाव हारने की आशंका है। ये मंत्री भी हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार में। इसके अलावा स्क्रीन पे जो आप नीचे नाम पढ़ रहे हैं वो एक एक सीट के नाम चलते जा रहे हैं। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। तफसील से जानकारी हमारी वेबसाइट ibnKhabar.com पर भी इस वक्त उपलब्ध है। लाल सिंह कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं, हारने की आशंका है बसोअली से। तो सबसे पहले अब मेरा सवाल सीधा इस वक्त मैं जानना चाहूंगा प्रदीप सिंह जी आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप किस तरीके से देखेंगे? वोट परसेंटेज उतना ही है, लेकिन सीटों का नुकसान बड़े तादाद में हो रहा है। देखिए, इस जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इनको अगर वास्तविक नतीजों में बदल दिया जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सत्ता थी, एक बात स्पष्ट है कि वो जा रही है। उनका पॉपुलर वोट भले ही बहुत घटा ना हो या उतना ही हो, लेकिन सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी और पीडीपी में हो गई जम्मू में, और उधर जो है पीडीपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं घाटी में, उनका वोट बढ़ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए है। देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी जम्मू क्षेत्र की 37 में से 27 सीटों पर लीड कर रही थी और उसको 30% से ज्यादा वोट मिले थे पूरे स्टेट में। तो ये जो आंकड़े हैं उनका मतलब है कि बीजेपी का जो कैंपेन चला उसका उससे नुकसान हुआ है। जो नरेंद्र मोदी ने लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम आएंगे तो अलग तरह का विकास होगा, जिन मुद्दों पर आज तक आपकी नहीं सुनी गई सुनवाई होगी, एक नया कश्मीर बनाएंगे, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। और ये आंकड़े कहते हैं कि पीडीपी की सरकार बन रही है। अब बीजेपी और पीडीपी के अलायंस की कोई गुंजाइश मैं बात कर लेता हूं। समीर कौल, पीडीपी के नेता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीर कौल साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे, अगर बहुमत से कुछ दूर रह गए, हालांकि आप ये नहीं मानेंगे, आप तो कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आप बहुमत से दूर रह गए तो क्या बीजेपी का साथ लेंगे? देखिए, आपका कहना मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि वैसे मुझे हमें लग नहीं रही आज की डेट में कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अगर पड़ेगी भी तो लोकल कुछ लीडर्स हैं शायद जो अन्य में जिनको आप गिनते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमने वाजपेयी जी से के साथ भी काम किया हुआ है, हमने मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया हुआ है और अच्छा काम किया है स्टेट के लिए। अगर आप देखो पुरानी उपलब्धियों में, अगर जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में हुआ है तो वो हमारी गवर्नेंस में हुआ था 2002 से 2008 तक, और उस वक्त हमने जब बीजेपी एनडीए की सेंट्रल लीडरशिप थी उनके साथ काम किया था। लेकिन हमारे को मोदी जी से काम करने का कोई अनुभव नहीं है, हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमें सेंटर में किसी की भी गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़े और लोग
इससे सहमत हों, जो हमें पता लग जाएगा 23 को जो पैटर्न ऑफ वोटिंग होगी कि लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते उनका कहना क्या है, वो वोट से बता देंगे हमको। अगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि हमारी एक नई पार्टी है, यंग, वाइब्रेंट, इनकरप्टेबल पार्टी है, अभी हम लोग यंग हैं, हमने ज्यादा सत्ता नहीं देखी, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो लोगों के मर्जी के खिलाफ। लेकिन समीर कौल साहब, इसी का रिवर्स, हमें कौल साहब इसका रिवर्स बिल्कुल ये है कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप जब मौका मिलता है बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब मौका मिलता है कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। अभी भी आप अपने डोर्स ओपन रख रहे हैं। इसको अपॉर्चुनिज्म, मेरे दोस्त इसको अपॉर्चुनिज्म नहीं कहते। आप मुझे बताइए कि सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो और स्टेट में कोई गवर्नमेंट हो और वो आपस में लड़ती रहे और उससे विकास भी होगा और प्रोग्रेस भी होगा, ऐसा यूजुअली नहीं होता। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अगर हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी तो शायद हम नहीं, पहले हर की गवर्नमेंट कर चुकी है। हम ये नहीं कह रहे, हमारी कोशिश पहले नंबर पे ये रहेगी कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े और आप भी भगवान से ये मांगे ऐसा हो। लेकिन कौल साहब, लेकिन आपने इशारा कर दिया है कि दोनों जगह पर एक जैसी सरकारें हो तो फायदेमंद रहता है सबके लिए, जनता के लिए भी और सरकार चलाने वालों के लिए भी। शाहनवाज हुसैन, ये बयान सुन के राहत मिलती है कि अगर कहीं पे त्रिशंकु विधानसभा होती है तो बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच सकती है पीडीपी के सहारे? देखिए, बीजेपी वहां सत्ता की सियासत नहीं कर रहे हैं, हम मुल्क की सियासत वहां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार इतनी वोटिंग हुई और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा डेवलपमेंट इतनी वोटिंग का फायदा तो पीडीपी को मिल रहा है। नहीं, फायदा नुकसान तो देखेंगे 23 तारीख को क्या आता है। मैं पिछले 5 घंटे से किसी न किसी चैनल पे हूं और हर जगह थोड़ा सा फाइन ट्यून हो रहा है। लेकिन ऐसा फाइन ट्यून नहीं हो रहा है कि आप सरकार बना ले, ऐसा फाइन ट्यून भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो कांग्रेस जैसी हालत नहीं है कि सिंगल डिजिट में इसी में खुश है बता रहा हो। तो नहीं, हम लोग आपकी आवाज दबी हुई है, कंफर्ट लेवल पे हैं कि आप सत्ता में आ नहीं रहे हैं। नहीं, मेरी आवाज आपने सुनी कब है? अभी सुन रहे हैं। अभी अब मैं वो प्रदीप जी बोल रहे हैं क्या? जी। अच्छा, प्रदीप जी ने तो बहुत बचपन से मेरी आवाज सुनी है तो इसीलिए वो पहचान गए कि उस आवाज में वो खनक नहीं है जो जीत की खनक और चमक होती है। नहीं, हम फलदार दरख्त हैं, झुके रहते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हार के बाद भी तने रहें। राशिद अल्वी साहब कमेंट करेंगे कुछ? इसलिए आपके मित्र हैं शाहनवाज हुसैन जी। देखिए, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं फल आए हुए, तो इन्होंने अभी तक तो इनके पास पत्ते भी नहीं आते थे, अभी फल आए हैं। और अभी कश्मीर के अंदर और झारखंड में जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें भरे हुए फल भी नहीं आ रहे हैं। और अभी आप देखिए कितनी अलहदा बात। लेकिन आपके पास तो मेरे शाहनवाज भाई, आप बैठ के कह रहे हो कि 370 को डिलीट करने की बात करते हो। आपकी कैंडिडेट वहीं कश्मीर की कह रही हैं कि मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि मशवरे से तय होगा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अरे साफ बात तो कहो। नहीं, हम कह देते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारा ये हाल नहीं है। तो पूरे देश में एक है, सत्ता मिलनी चाहिए एकदम। सिर्फ सत्ता के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। कश्मीर के अंदर जो जबान आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता मिल जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर आप आग लगा रहे हैं, हालात खराब कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के कहते हैं आप डेवलपमेंट की बात हो रही है। हर जगह सत्ता के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार। आप जवाब भी ले लें। सुनिए, जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक लूंगा। देखिए, सवाल ये है कि चिलमन का सवाल नहीं है। एक जमाना था कि अब हम साफ बात करते हैं। अब ये नहीं है कि इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। आज साफ बात है, विकास, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम राजनीति कर रहे हैं। और हम एक चीज और कह दें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई यकीन सांप्रदायिकता में नहीं है। हम तो
जब आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो आपके पुराने साथी आजम खान जैसे लोगों के बयान से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, मैं कह सकता हूं मेरी पार्टी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, लालच से दिए हुए धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। मेरी पार्टी सांप्रदायिकता में यकीन नहीं रखती है। मेरी पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। आरएसएस के चीफ ये ने बयान भारतीय दिया है। जनता पार्टी का स्टैंड है। अरे भाई, तो उन्होंने जो बयान दिया है, अगर कोई आदमी अपना ईमान बदलना चाहता है तो उसकी इजाजत है। शाहनवाज जी, मैं मुसलमान, मैं बीजेपी में हूँ, मैं मुसलमान, मैं सुनिए अलवी साहब, मैं बीजेपी में हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। अगर शाहनवाज हुसैन को किसी ने अप्रोच किया तो राशिद अलवी को किसने अप्रोच कर लिया? एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। बात डिविएट होकर जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर पहुंच गई है मोहन भागवत के आज के बयान पर। राशिद अलवी चिलमन हटाने की बात कर रहे हैं, चिलमन ओढ़ने की बात कर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन चिलमन को हटाने की बात कर रहे हैं। मैं आप दोनों के पास हुसैन से मेरा एक सवाल। जी। शाहनवाज साहब, मोहन भागवत जी ने कहा है कि युवाओं के बूढ़ा होने से पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको डर लग रहा है? देखिए, हिंदू शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग जब हिंदू की बात करते हैं तो भारतीय राज्य की बात करते हैं, जो भारतीय परंपराओं की बात। वो हिंदू राष्ट्र बनने की बात जहां तक है उनकी अपनी राय है। और आप देख लें कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में जब अपनी रैली की शुरुआत की तो उन्होंने एक बात कही जो मैं याद दिला देना चाहता हूं आपको, कि 121 करोड़ जनता की फिक्र करेंगे और भारत के एक ग्रंथ भारत का संविधान को मानकर चलेंगे। शाहनवाज जी, तो भारत के संविधान ने जो अधिकार देश में दे रखा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है हिंदुत्व की, उसके हिसाब से तो शाहनवाज हुसैन हिंदू हुए, अगर मैं आपकी बात को सच मानूं। अब देखिए, अब आप शब्दों पे जाएं कि शाहनवाज हुसैन हिंदू हो गए वो या हिंदी मुस्लिम हैं, इस पे मत जाइए। कोई राशिद अलवी कांग्रेस में है तो 24 कैरेट के मुस्लिम हैं और मैं बीजेपी में हूं तो 18 कैरेट का हूं, ये नहीं है। मैं भी मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे तो ये फॉर्मूला अपनी मजहब पर चलने का पूरा हक दिया है। क्या आप मुसलमान हैं और आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये फॉर्मूला जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं आपके सांसद, आपके विधायक, आपके सरसंघ चालक, उनको भी समझाई जा सकती है? मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, उनके किसी बयान पर आप बहस करें, मैं पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जवाब आपको दूंगा। ठीक है। अब कुछ बयान आ जाते हैं, बयान आजम खान के भी आते हैं और निरंजन ज्योति के भी आते हैं, बिल्कुल योगी जी के भी आते हैं, लेकिन चर्चा आप लोग योगी जी पे करते हैं, निरंजन ज्योति पे करते हैं, आजम खान पे नहीं करते हैं। आजम खान पे भी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पे भी करते हैं। आप ये मत कहिए, मीडिया हम तो हमारा काम ही है। कम होता नहीं, हम दोनों पे करते हैं। कम होता है, थोड़ा माइनॉरिटी में चर्चा करते हैं। आपका इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दिन लव जिहाद हो जाता है, एक दिन लेकिन रामजादे हो जाता है, अगले दिन धर्मांतरण हो जाता है। इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने, जब राजनाथ सिंह जी ने इस पर बयान दे दिया तो फिर आप हमसे क्यों बयान पूछ रहे हैं? चलिए ठीक है, राजनाथ सिंह जी से भी तो आपने पूछा था, आपका आखिरी 1 मिनट है। समीर कौल साहब, बीजेपी की अगर ये लाइन रहती है हिंदू राष्ट्र वाली, जो बात मोहन भागवत जी ने आज की, तो भी पीडीपी को कोई एतराज नहीं है? मैं साहब को ही चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर का राष्ट्र जो है, बीजेपी अगर हमारे पास आती है तो एक आइडियोलॉजिकल बैगेज के साथ में आती है और वो वहाँ के और इस किस्म की बातें, जो साधुओं वाली बातें जो अभी आजकल हमको देखने को मिलने लगी हैं,
ये इससे हमारी जो जनता है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो लद्दाख में हो, जम्मू में हो, उत्तेजित है। वो ये चीज़ें पसंद नहीं करती, बिकॉज इट इज़ अ ऑल रिलीजन स्टेट है, ये एक प्लूरल स्टेट है जिसमें हर किस्म का आदमी रहता है। जी। तो तभी वहाँ की प्रिंसिपल पार्टी होने के नाते हमारे पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे लोग खुश ना हो। बहुत बढ़िया। राशिद अलवी साहब, आप कुछ कह रहे थे, मेरे को कार्यक्रम वाइंड अप करना है, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। सिर्फ वो ये नहीं कहते कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो ये भी कहते हैं कि इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहेगा और 2021 तक इस देश में सब हिंदू बन जाएंगे। शाहनवाज को परेशान मत कीजिए, उनकी मजबूरी है, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं करना चाहता हूं, चूंकि मैं जानता हूं कि शाहनवाज गलत जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चलाती है जी। हिंदू कहती है कि धर्म परिवर्तन कराएंगे हम, और नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खामोश क्यों है, और सबसे बड़ी बात राज्यसभा में आके कंट्राडिक्ट करते, और सबसे बड़ी किस बात, तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ वेंकैया नायडू मुझे फख्र है इस बात का, पार्टी के नेता मंत्री बीजेपी सबसे ज्यादा खिलाफ है। चलिए, मैं जानता हूँ ये डिलेमा तो है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर, ये डिलेमा है कि हमको किस तरफ आगे जाना है, तो कानून नरेंद्र मोदी के विकास के रास्ते पर या अपनी पार्टी की और संघ की विचारधारा के रास्ते पर। थैंक यू सो मच आप चारों का हमसे जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर थैंक यू सो मच राशिद अलवी साहब, शाहनवाज जी, समीर कौल साहब, प्रदीप सिंह जी। तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर जो एग्जिट पोल से निकलकर सामने आई, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बीजेपी नंबर 2 पर है। नरेंद्र मोदी का चमत्कार तो हुआ है, बीजेपी को फायदा भी हुआ है, लेकिन ये चमत्कार उतना चमकदार नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस राज्य में उभर पाती है। लेकिन बीजेपी के लिए ये अगर नतीजे आते हैं तो भी बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा।